हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। तो जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के सॉल्यूशन को देख रहे थे, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 और 42 को देख लिया था और उम्मीद है आप लोगों को वो वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 और 44 की बात करेंगे और ये वीडियो जो होगा वो चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 से। On adding a drop of barium chloride solution to an aqueous solution of sodium sulfite, white precipitate is obtained। क्या बोल रहा है कि जब हम लोग सोडियम सल्फाइड के सॉल्यूशन में एक ड्रॉप डालते हैं जिसका नाम है बेरियम क्लोराइड, उस सॉल्यूशन का एक ड्रॉप जब उसमें डालते हैं तो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट ऑब्टेंड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो इसमें जो भी रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ है उसका क्या करना है, हम लोग को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो आइए लिखते हैं। ए नंबर देखिए क्या बोल रहा है, सोडियम सल्फाइड के सॉल्यूशन में ना, तो सोडियम सल्फाइड मींस क्या होगा, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, ठीक है। सोडियम सल्फाइड हो गया। इसमें क्या डाल रहे हैं, बेरियम क्लोराइड का एक ड्रॉप डाल रहे हैं। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो क्या बोल रहा है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेंड हो रहा है। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होगा, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट का नाम होगा BaSO3, मतलब बेरियम सल्फाइड, ठीक है। बेरियम सल्फाइड अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए बेरियम सल्फाइड, सबका नाम लिख लीजिएगा तो बेटर होगा। यहाँ पे लिख लीजिए सोडियम सल्फाइड, ये बेरियम क्लोराइड, और क्या बनेगा, यहाँ बनेगा NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो इसका नाम तो पता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक। अच्छा, ये बेरियम सल्फाइड जो है यही क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में PPT लिखते हैं, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करना तो बहुत इजी है। इसमें देखिए ऑक्सीजन कितना है, 3 है। ऑक्सीजन इसमें भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एस कितना है, 1, इधर भी 1 है, कोई इसमें भी दिक्कत नहीं। Na कितना है, 2, और उसमें Na कितना है, 1। तो यहाँ पे लगा देंगे 2, तो ये हो जाएगा बैलेंस, हो जाएगा ना बैलेंस। अब अच्छा, अब देखिए क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, उधर भी 2 हो गया। Ba कितना है, 1, Ba1, सब चीज बैलेंस हो गया लगभग, है ना। कुछ तो बाकी नहीं रह गया है, तो सब बैलेंस हो गया है। अब देखिए बी नंबर में क्या है, व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को और दूसरा नाम आप क्या दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखिएगा तो Na जो है, सोडियम जो है, वो क्या कर रहा है, Ba को हटा दे रहा है, बेरियम को हटा दे रहा है और उसके जगह पे खुद आ जा रहा है और क्या बना दे रहा है, क्लोरीन के साथ मिलकर के NaCl बना दे रहा है ना। और Ba जो है वो Na2 को हटा करके, मीन सोडियम को हटा करके SO3 के साथ मिल जा रहा है और क्या बना रहा है, बेरियम सल्फाइड बना रहा है। तो मीन्स हो क्या रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, एक दूसरे को वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है अपने पोजीशन से। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सी नंबर देखिए, सी नंबर क्या है, ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द रिएक्शन मिक्सचर व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसअपीयर्स। व्हाई बोल रहा है कि जब हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन मिक्सचर के साथ ऐड करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट गायब हो जाता है, क्यों। तो देखिए यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन है, BaSO3 बेरियम सल्फाइड है। बेरियम सल्फाइड में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिलाते हैं, बेरियम सल्फाइड में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, देखिए बेरियम सल्फाइड जो है वो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड H2SO3 का है, ठीक है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड जिसका नाम है H2SO3। तो H2SO3, ठीक, H2SO3
एसिड जो कि एक वीक एसिड है उसका सॉल्ट है कौन, BaSO3। तो ये क्या करता है, जब HCl डाइल्यूट HCl इसमें मिक्स करते हैं BaSO3 में, तो ये BaSO3 जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर के फॉर्म करता है क्या, बेरियम क्लोराइड का, किसका, बेरियम क्लोराइड का। और इसके साथ ही प्रोड्यूस करता है सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके साथ ही ये होता है BaCl2 जो होता है वो वाटर एक्वस में होता है ना, वाटर, और ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो BaSO3 जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट था, इसमें जब HCl मिला देते हैं तो बेरियम क्लोराइड एक्वस बनाता है, एक्वस बेरियम क्लोराइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और BaCl2 जो होता है वो आपका होता है क्या, BaCl2 जो होता है वो होता है आपका सॉल्युबल इन नेचर, घुलनशील होता है। ठीक है, अब घुलनशील देखिए, व्हाइट प्रेसिपिटेट मींस घुलनशील नहीं है, मींस इनसॉल्युबल है, और ये BaCl2 जो बना वो सॉल्युबल है, इसलिए यहाँ पे वाटर भी बना है ना। तो ये सॉल्युबल होने के कारण बहुत आसानी से घुल जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो लिख लीजिए, यहां से लिख लीजिएगा आंसर। ठीक है, ऑन एडिंग dilute hydrochloric acid to the reaction mixture white precipitate disappears because dilute HCl decomposes BaSO3 है ना, बेरियम सल्फाइड, BaSO3 into BaCl2 and BaCl2 aqueous solution and produce sulfur dioxide, सल्फर प्रोड्यूस SO2 डायरेक्ट लिख देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड आप ले लीजिएगा, प्रोड्यूस SO2 एंड BaCl2 is soluble in water so that white precipitate disappears। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, यू आर प्रोवाइडेड विद 2 कंटेनर्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम। बोल रहा है आपको 2 कंटेनर दिया गया है, एक कंटेनर जो है वो कॉपर से बना हुआ और दूसरा कंटेनर जो बना हुआ वो एल्युमिनियम से बना हुआ। ठीक है, यू आर आल्सो प्रोवाइडेड विद सॉल्यूशंस ऑफ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3, ZnCl2 एंड H2O। आपको क्या दिया गया, दो मीन्स आपको सॉल्यूशंस दिया गया है। ठीक, अलग अलग तरह का सॉल्यूशंस दिया गया है, पहला डाइल्यूट HCl, दूसरा डाइल्यूट HNO3, तीसरा ZnCl2 और चौथा जो है वो H2O दिया गया है। ठीक है, इन विच ऑफ द अबव कंटेनर्स दिस सॉल्यूशंस कैन बी केप्ट। बोल रहा है इनमें ये सब जो सॉल्यूशंस है वो दो जो आपको कंटेनर दिया गया था कॉपर और एल्युमिनियम का, उस सॉल्यूशन को कौन सा 2 कंटेनर में रख सकते हैं। ठीक, तो कंटेनर में रखने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ये चीज पता करना होगा कि ये सब जो सॉल्यूशन है वो उस कंटेनर के साथ रिएक्ट कर रहा है या नहीं। अगर रिएक्ट कर रहा होगा दैट मीन्स हम लोग उसमें नहीं रखेंगे, अगर रिएक्ट नहीं कर रहा होगा तो उसमें रखेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइल्यूट HCl का, तो यहाँ पे A नंबर डालते हैं, डाइल्यूट HCl। केस 1 में अगर हम लोग इसको रखते हैं कॉपर वेसल में, व्हेन केप्ट इन कॉपर वेसल, अगर इसको हम लोग कॉपर वेसल में रखते हैं डाइल्यूट HCl को, तब क्या होगा, देखिए कॉपर
वेसल में डाइल्यूट HCl जब रखते हैं तो इसमें कोई भी तरह का रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, इसमें इसलिए रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है ना, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, और जिसके कारण से ये कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और जब रिएक्शन नहीं होगा दैट मीन्स इट इज सेफियर टू कीप डाइल्यूट HCl इन कॉपर वेसल। समझ में आ गया? तो इसको लिख लीजिए। हेयर नो, ऐसे लिखिए, नो रिएक्शन takes place when dilute HCl is kept in copper vessel because copper is Cu कर दिया ना, कॉपर आप लोग लीजिए is less than hydrogen, so it cannot displace hydrogen। ठीक है, hence dilute HCl can be kept in copper vessel। इसीलिए इसको कहाँ रख सकते हैं? कॉपर वेसल में रख सकते हैं। ठीक है, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या दिया गया था हम लोग को? एल्युमिनियम वाला दिया था ना। तो व्हेन कैप्ड इन एल्युमिनियम वेसल, जब इसको एल्युमिनियम वेसल में रखा गया तब, तो देखिए एल्युमिनियम वेसल में जब रखा गया तो डाइल्यूट HCl का क्या होता है? रिएक्शन होता है, और वो क्या बनता है? एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब बताइए क्या ये सेफ होगा? रिएक्शन कर रहा है ना, अब रिएक्शन जब कर रहा है तो ये क्या सेफ होगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, और वहां पे अगर हम कोई भी तरह का, समझ लीजिए कि हम लोग फायर वाला चीज लेके जाते हैं तो वहां पे पॉप साउंड आवाज करेगा, तो इससे क्या हो सकता है? आपका खराब हो सकता है ना डाइल्यूट HCl। हमको तो सेफियर रखना है ना, अगर कोई चीज हम लोग रखते हैं तो उसको सेफ से रखना होगा, ना कि रिएक्शन करना होगा। तो इसलिए हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे क्या? व्हेन dilute HCl is kept in aluminium vessel, aluminium chloride is formed along with hydrogen gas. So dilute HCl can't be kept in किसमें? एल्युमिनियम वेसल, एल्युमिनियम वेसल्स। समझ में आ गया? अब बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या है? डाइल्यूट HNO3। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए बी नंबर में क्या था? डाइल्यूट HNO3 था ना, डाइल्यूट HNO3। तो केस 1 क्या था? केस 1 जब कॉपर वेसल में रखते हैं, व्हेन केप्ट इन कॉपर वेसल। तो कॉपर वेसल में जब रख दिए तो क्या होता है? देखिए व्हेन केप्ट इन कॉपर वेसल, जब इसको कॉपर वेसल में रखते हैं डाइल्यूट HNO3 को, तो क्या होता है? तो होता ये है कि HNO3 जो होता है वो एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कॉपर से रिएक्ट करता है, और कॉपर से जब रिएक्ट करता है तो कॉपर नाइट्रेट बनाता है, जिसके कारण से इसको हम लोग
कॉपर वेसल में नहीं रख सकते हैं, ठीक। व्हेन केप्ट इन कॉपर वेसल, dilute HNO3 acts as a strong oxidizing agent and reacts with copper vessel. So it can't be kept in copper vessel, ठीक है, समझ में आ गया। केस 2 देखिए, केस 2 में क्या था, when kept in aluminum vessel। देखिए, जब एल्युमिनियम वेसल में हम लोग डाइल्यूट HNO3 को रखते हैं तो डाइल्यूट HNO3 एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन एल्युमिनियम वेसल के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बना देता है जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर, ठीक है। पतला सा एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना देता है जो कि फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। तो फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देता है मींस और रिएक्शन नहीं होने देता है, जिसके कारण से ये जो होता है HNO3 वो सेफ है, ठीक है। तो when kept in aluminum vessel, aluminum reacts with dilute HNO3 and form a thin layer of aluminum oxide, ठीक है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक पतला लेयर बना देता है which prevent the further reaction। So dilute HNO3 can be kept in कहाँ पे रख सकते हैं उसको, kept in एल्युमिनियम वेसल। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या था, ZnCl2 के साथ, है ना। तो यहाँ सी हो जाएगा, सी में डाइल्यूट ZnCl2, ठीक। तो उसको देख लेते हैं। तो अब देखिए सी नंबर में क्या है, ZnCl2 है ना। तो ZnCl2 को किस में रखना है, सबसे पहले कॉपर वेसल में। तो केस 1 कर लेते हैं। केस 1, व्हेन केप्ट इन कॉपर वेसल, जब इसको कॉपर वेसल में हम लोग रख दें किसको, ZnCl2 को, तो क्या होता है देखिए, ZnCl2 में जिंक है ना, जिंक, और कॉपर वेसल में कॉपर है, तो कॉपर और ZnCl2। अब देखिए इसमें क्या है, ये तो सॉल्यूशन है आपका, एक्वस सॉल्यूशन है। अब देखिए Cu जो है वो कम रिएक्टिव है Zn से, Cu जो है वो लेस रिएक्टिव देन Zn। अब बताइए जब Cu जो है वो लेस रिएक्टिव है Zn से, तो बताइए क्या Cu Zn को डिस्प्लेस कर पाएगा ZnCl2 सॉल्यूशन से, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अगर मोर रिएक्टिव रहता तब Zn को डिस्प्लेस कर पाता है ना। तो ये खुद है लेस रिएक्टिव, तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से कोई भी रिएक्शन इसमें नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं होगा दैट मीन्स ZnCl2 इसमें रख सकते हैं, ठीक। तो इसको लिख लीजिए, when kept in copper vessel, no reaction takes place because copper is less reactive than zinc and not able to displace zinc from zinc from ZnCl2
टू। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब इसको कॉपर वेसल में रखते हैं कोई भी रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर जो होता है वो जिंक से लेस रिएक्टिव होता है। इसकी जगह पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिसके कारण से जो कॉपर होता है वो ZnCl2 से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, तो वही चीज लिख दी है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, जिंक जो है वो जिंक कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव है इसलिए ये एबल नहीं है जिंक को जिंक क्लोराइड से अलग कर पाने में, डिस्प्लेस कर पाने में। ठीक है, हेंस ZnCl2 कैन बी kept in, कहाँ रख सकते हैं, कॉपर वेसल। ठीक है, केस 2 में बात करते हैं। केस 2 में क्या था, व्हेन kept in एल्यूमिनियम वेसल। अच्छा देखिए, जब हम लोग एल्युमिनियम वेसल में ZnCl2 को रखते हैं तो देखिए क्या होता है, आप लोग ये पढ़े होंगे कि एल्युमिनियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, और जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है तो एल्युमिनियम क्या करेगा, Zn को डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करने के बाद क्या बनाने लेगा, AlCl3 और प्लस Zn। इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, बैलेंस करने आता होगा। तो एल्युमिनियम जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक से, जिसके कारण से रिएक्शन होता है और क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, जिसके कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ZnCl2 को एल्युमिनियम वेसल में नहीं रख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं। रिएक्शन आप लोग चाहते हैं तो रिएक्शन भी लिख सकते हैं नीचे पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद। ठीक है, व्हेन केप्ट इन एल्युमिनियम वेसल, क्या होगा, एल्युमिनियम जेड ऐसे लिखे ZnCl2, क्या लिखे, Cl2 reacts with aluminum because aluminum displaces ऐसे नहीं लिखिए, इसको ऐसे बढ़िया से लिखिए थोड़ा। ठीक है, तो केस 2 में लिख लीजिए। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में होगा व्हेन केप्ट इन एल्युमिनियम वेसल। तो एल्युमिनियम वेसल में जब रखते हैं तो क्या होता है कि एल्युमिनियम वेसल में रख दिए किसको, ZnCl2 को। तो आपको पता है कि एल्युमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये क्या करेगा, क्लोरीन को लेकर के खुद एक कंपाउंड बना लेगा AlCl3 और Zn को डिस्प्लेस कर देगा, है ना, उसके सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। अगर आप लोग रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो लास्ट में रिएक्शन भी लिख दीजिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन takes place because aluminum is more reactive than zinc and able to displace zinc from ZnCl2। ठीक है, hence ZnCl2 cannot be kept in aluminum vessel। ठीक है, तो ये हो गया आपका
सी नंबर भी। अब देखते हैं लास्ट नंबर जो है H2O, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, H2O के साथ जब उसको कॉपर वेसल में रखेंगे तब, और जब उसको एल्युमिनियम वेसल में रखेंगे तब, उसको देख लेते हैं जो कि लास्ट है। तो इसको मिटा देते हैं अभी। तो अब क्या है 4 नंबर में H2O है ना, तो डी नंबर कर लीजिए H2O केस 1 में क्या, कॉपर वेसल के साथ, व्हेन कैप्ट इन कॉपर वेसल, व्हेन कैप्ट इन कॉपर वेसल। देखिए जब कॉपर वेसल्स में हम लोग वाटर को रखते हैं, कोई भी तरह का वाटर, हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो या स्टीम हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो जब वाटर को हम लोग रखते हैं तो कॉपर जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, कॉपर जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जिसके कारण से हम लोग वाटर को कॉपर वेसल्स में रख सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि पुराना जमाना के जो लोग हैं, जैसे आपके दादाजी हो गए, आपके मम्मी पापा हो गए, वो सुबह सुबह उठ करके तांबे वाले लोटे में क्या करते हैं, सुबह सुबह पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि कॉपर वेसल एक ऐसा वेसल होता है जिससे वाटर रिएक्ट नहीं करता है। जबकि आयरन हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, ये सब में वाटर जो होता है रिएक्ट करता है, लेकिन कॉपर वेसल्स में रिएक्ट नहीं करता। एल्युमिनियम में भी आप देखिएगा, अभी एल्युमिनियम वेसल की बात करेंगे तो उसमें हॉट वाटर और कोल्ड वाटर रिएक्ट नहीं करता, जबकि स्टीम जो होता है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, तो कॉपर वेसल में रिएक्ट वाटर नहीं करता और उसमें हम लोग सेफली उसको रख सकते हैं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में जो आपके दादाजी हो गए या मम्मी पापा हो गए, वो सब क्या करते होंगे, तांबे के लोटे में सुबह सुबह उठ करके पानी पीते होंगे। ठीक है, तो इसीलिए पिया जाता है क्योंकि इसमें कोई भी तरह का रिएक्शन नहीं होता, कोई भी तरह का वाटर रिएक्ट नहीं करता है। व्हेन केप्ट इन कॉपर वेसल्स, H2O does not react with copper, with copper, hence it can be, hence H2O can be kept in copper vessel। ठीक है, केस 2 में क्या है, केस 2 में आपका क्या है, केस 2 में आपका व्हेन kept in एल्युमिनियम वेसल, एल्युमिनियम वेसल, जब इसको एल्युमिनियम वेसल में रखा जाता है तो देखिए वाटर, ये H2O मीन्स वाटर होता है, तो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ कौन करता है, स्टीम वाटर करता है ना, स्टीम वाटर करता है। व्हेन केप्ट इन एल्युमिनियम वाटर, कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर does not react with aluminum vessel, hence it can be hence cold and hot water can be kept in aluminum vessel। थोड़ा इंक खत्म हो गया, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हॉट वाटर कैन बी केप्ट इन एल्युमिनियम वेसल। अच्छा, एक पॉइंट और क्या बताएं कि ये स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। also aluminium reacts with steam 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 and form aluminium oxide and hydrogen gas. So steam water cannot be kept in aluminium vessel। ठीक है,
समझ में आ रहा है? स्टीम मीन्स भाप। देखिए हॉट वाटर रखेंगे तो उसमें उससे क्या निकलेगा, भाप तो निकलेगा ही ना। हॉट वाटर से ही भाप तो निकलता है। तो हॉट वाटर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन उसका भाप जब बन जाता है तब रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसका अगर आप लोग रिएक्शन लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं Al प्लस, ब्लैक मार्कर से लिख देते हैं हम, Al प्लस H2O, जो कि क्या है, गैसियस फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में है ना। तो क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसको बैलेंस कर लीजिए। ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन, यहाँ 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पे लगा देते हैं कितना, 3 3 लगा देते हैं, हाइड्रोजन 6 हो गया। तो यहाँ पे भी लगाना होगा 3। अब बचा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ लगा देंगे 2। तो ये हो गया बैलेंस। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसलिए हम लोग स्टीम वाटर को कभी भी एल्युमिनियम वेसल को में नहीं रखते हैं। अब थोड़ा सा इसका जो चारों हम लोग देखें, डाइल्यूट HCl का, डाइल्यूट HNO3 का, ZnCl2 का और H2O का, इसका एक कंक्लूजन देख लेते हैं। ठीक है, कि किसको हम लोग किस चीज में रख सकते हैं। ठीक, तो उसको लिख लीजिएगा। अब इसको इरेज कर देते हैं। तो इसका एक कंक्लूजन थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंक्लूजन में क्या क्या लिख देंगे हम लोग, कंक्लूजन में लिख देंगे कि हम लोग किसको किस में रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कॉपर वेसल में क्या क्या रख सकते थे, HCl रख सकते थे, है ना, HCl रख सकते थे, और क्या रख सकते थे, ZnCl2 भी रख सकते थे, और क्या रख सकते थे, H2O भी रख सकते थे, है ना। सिर्फ क्या नहीं रख सकते थे, तो HNO3 नहीं रख सकते थे। तो लिख लीजिए, इन कॉपर वेसल वी कैन, या फिर ऐसे लिखिए, सॉल्यूशंस ऑफ डाइल्यूट HCl, फिर ZnCl2 एंड H2O कैन बी केप्ट। ठीक, कॉपर वेसल में HCl, डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन, ZnCl2 का सॉल्यूशन और H2O का सॉल्यूशन रख सकते हैं। और इन एल्युमिनियम, वेयर एज, इसी में लिख लीजिए, वेयर एज डाइल्यूट HNO3 कांट बी केप्ट। ठीक, और लिख लीजिए, इन एल्युमिनियम वेसल सॉल्यूशंस ऑफ, अच्छा, एल्युमिनियम वेसल में हम लोग क्या क्या रख सकते थे, देख लीजिए एक बार। तो एल्युमिनियम वेसल में हम लोग HNO3 को रख सकते थे, HNO3 को रख सकते थे, और वाटर को, वो भी कैसा, तो कोल्ड और हॉट। ठीक, जबकि HCl और ZnCl2 को उसमें नहीं रख सकते थे। तो लिख लीजिए, इन एल्युमिनियम वेसल सॉल्यूशंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 एंड कोल्ड H2O, यहाँ लिख लीजिए, कोल्ड एंड हॉट। ठीक, हॉट कैन बी केप्ट, whereas dilute HCl and ZnCl2 can't be kept। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 जो होता है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद।